स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2020 का सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स करने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने 2021 का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है वो भी सॉल्व करके अपने साइट अपने उस पर डाला हुआ चैनल पे, केमिस्ट्री बाय एस के अग्रवाल। अब ये 2020 का सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है, पहला क्वेश्चन जो दिया है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज का रीज़न क्या होता है, ठीक है। ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा इन्होंने शुरू में थोड़ा सा एक पैराग्राफ देते हैं, रीड द फॉलोइंग गिवन पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 5। तो मैं इसका खाली क्वेश्चन लिख के आंसर कर लेंगे हम लोग, इसकी पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल्स, ठीक है। एक्चुअली में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज का कारण क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज का 3 कारण माने जाते हैं। एक कारण तो मानते हैं फ्रिक्शन। जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स बना रहे होते हैं, जब बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको पीसा जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है। पहला कारण है फ्रिक्शन। दूसरा कारण क्या होता है, सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सॉल बना है, AgI का सॉल बना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे Ag+ आयंस ज़्यादा हैं तो Ag+ को ये एड्जॉर्ब कर लेगा। किसको एड्जॉर्ब करता है, Ag को एड्जॉर्ब करता है, या मान लो Ag+ आयंस हो या I- अलग से आयंस हो, किसको एड्जॉर्ब करेगा, ये सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन होता है, तो उसकी वजह से भी चार्ज आ जाता है। और तीसरा कारण क्या है, क्योंकि कोई लार्ज पार्टिकल होता है ना वो टूट जाता है। जैसे सोप्स वगैरह C17H35 COO Na, ये सोप है, तो इसका Na पार्टिकल अगर हट जाता है तो ये कोलाइडल पार्टिकल बन जाता है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ लार्ज पार्टिकल। तो फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन की वजह से भी हो सकता है, और बाय ब्रेकिंग ऑफ द लार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन वाले में है, किसको एड्जॉर्ब कर रहा है, कौन कौन से आयंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं, किसको एड्जॉर्ब कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो चार्ज जो है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के होने के ये 3 कारण होते हैं, ठीक है। इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। मैं जो है क्वेश्चन का आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको तो सिंपली लिखना है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, मे बी बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन, और मे बी इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। हम ये मानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक उसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जो ज़्यादा वाला है, जो बड़ा है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, इसको डिस्पर्स्ड फेज, और जो ज़्यादा वाला होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। एक्चुअल में क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, तो जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। मान लो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये कोलेस्क नहीं होंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये आपस में चिपक जाएंगे तो भारी होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। इसलिए बाय द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, इन पे सब पे जो डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज है सबके ऊपर सेम चार्ज है, तो दे विल रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस विल रिपेल, ड्यू टू विच देयर स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, अदरवाइज दे विल कोलेस एंड सेटल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ए नेगेटिवली चार्ज सॉल इज ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग AgNO3 सोल्यूशन टू KI सोल्यूशन। KI का सोल्यूशन है, मान लीजिए पहले हमने टेस्ट ट्यूब में KI का सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है। अब KI में जब AgNO3 ऐड करोगे तो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का। बट क्योंकि यहाँ I- बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट, तो I- ये एड्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, वाई नेगेटिवली चार्ज सॉल इज ऑब्टेन्ड, हम कहेंगे व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू KI dropwise, then the silver iodide formed will absorb I- ions which are in excess.
और अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछ लेते, अगर यहाँ से Ki डाल रहे होते और ये AgNO3 होता, तब चार्ज क्या होता, पॉजिटिव होता। तो ये सब सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन वाली बात है। इसमें क्या होता, AgI का प्रेसिपिटेट मतलब है कोलाइडल बनता, और क्योंकि सिल्वर आयंस एक्सेस में है तो यहाँ पे Ag+ एड्जॉर्ब हो जाता। तो देखिए बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन, जब Ki के सॉल्यूशन में हम ड्रॉप वाइज करके AgNO3 डाल रहे हैं तो AgI का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उस पर I- एड्जॉर्ब होगा। बट अगर AgNO3 के सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में AgNO3 का सॉल्यूशन है, उसमें Ki ड्रॉप करके डालेंगे तो जो AgI का कोलाइडल सॉल्व बनेगा उसमें Ag+ एड्जॉर्ब होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन। ओके, तो हटाता हूँ इन दोनों को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेम वन मेथड बाय विच कोagulation ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट कैन बी कैरिड आउट। लायोफोबिक सॉल्ट का जो कोagulation कराना होता है वो हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है कि एक यू ट्यूब होता है, तो यू ट्यूब में हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्ट में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और एक तरफ नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की ओर चले जाएंगे, इधर नेगेटिव वाले आ जाएंगे, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और वहाँ पे कोagulate हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंटली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज लगाएंगे कोलाइडल पार्टिकल्स में, डिस्पर्स्ड फेस पे चार्ज जो है अलग है और वो सब पे एक ही है। मान लो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सब सारे पॉजिटिव वाले नेगेटिव की ओर चले जाएंगे और डिस्पर्जन मीडियम इधर आ जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और चार्ज न्यूट्रलाइज होने से सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जब भी हमें उनको कोagulate कराना है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ Ki and K2SO4 विच इलेक्ट्रोलाइट इज बेटर इन द कोagulation ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट। पॉजिटिव सॉल्ट को कोagulate करना है तो ज़्यादा नेगेटिव वाला हो। अब Ki जो टूटेगा K+ और I- में, और ये टूटेगा K+ और सल्फेट आयन में। जब सल्फेट आयन पे चार्ज ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, देखिए आउट ऑफ Ki and K2SO4 विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ बेटर फॉर कोagulation ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट। पॉजिटिव के लिए हमें नेगेटिव आयन चाहिए, तो जब हार्डी-सुल्ज़ रूल के हिसाब से क्या है, हार्डी-सुल्ज़ रूल अकॉर्डिंग टू विच मोर इज़ द चार्ज ऑन द एक्टिव आयन मोर इज इट्स कोagulating वैल्यू। क्योंकि सल्फेट आयन पे नेगेटिव चार्ज है -2 और I पे -1 है, तो सल्फेट वाला ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए K2SO4 इज़ ए बेटर इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोagulation ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई फॉस्फेट वाला होता तो उसका वो और बेटर होता, क्योंकि उसका -3 चार्ज है तो वो 3 पॉजिटिव वालों को कोagulate कर सकता है। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। नेम द डिप्रेसेंट विच इज़ यूज टू सेपरेट लेड सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड कंटेनिंग ओर इन फ्लोटेशन प्रोसेस। ये 6th चैप्टर का क्वेश्चन है। हालांकि इस बार जो है 2021 में ये कटा हुआ है, रिड्यूस पोर्शन में है, फिर भी इसको कर लेते हैं। सोडियम साइनाइड होता है, ये जो सोडियम साइनाइड होता है ये हेल्प करता है इन दोनों को सेपरेट करने में, क्योंकि ये सोडियम साइनाइड एक को तो ऊपर आने देता है और दूसरे का कॉम्प्लेक्स बना के नीचे बैठ जाता है, तो दो अलग अलग हो जाते हैं दोनों। ठीक है, हालांकि इस बार कोर्स में नहीं है ये, ठीक है, चैप्टर ही नहीं है 6th चैप्टर का। 7th क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हमें मालूम है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, SN1 वाला जो डिपेंडेंट होता है कार्बोकैटायन पर डिपेंडेंट होता है, तो इसमें टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, टर्शी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें टर्शी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होती है SN1 में। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन से क्या है। ये जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और ये जिस पे लगा हुआ है इसके दोनों तरफ एल्काइल है, तो ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव इन SN1 अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। सेकेंडरी दिस वन विल बी मोर रिएक्टिव विद OH-। इसके केस में आसानी से लगेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये प्राइमरी है और SN1 में टर्शी एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, हटाता हूँ उसको भी, नेक्स्ट पे आ जाता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, हम लोग 8th क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9N विच गिव्स फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक NaOH। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया है, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन की बात कर रहा है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन में कि जब कोई प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक NaOH के साथ तो आइसोसाइनाइड बनता है, या उसको कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। उसकी बड़ी फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो अब ये 3 कार्बन वाला प्राइमरी अमीन होगा, तो ये प्राइमरी अमीन 3 कार्बन वाला हम ये बनाते हैं CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो ये इसको हम प्रोपन अमीन कह सकते हैं, प्रोपन अमीन। तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी अमीन है। तो जब इसको हम KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, CH3 ये क्लोरोफॉर्म है, और NaOH से जब रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या कि इसके केस में ये जो है NC हो जाएगा, इधर ये जो है NC, ठीक है। इधर CH3 CH2 वगैरह तो है ही है। तो ये हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं, प्रोपेन आइसोसाइनाइड। और इसकी बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है। फाउल स्मेल मतलब अनप्लेजेंट, गंदी स्मेल है, ठीक है। तो इसके बनने से, और इसके साथ जो है Na है तो NaCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट किया जाता है, NaOH या KOH के साथ, तो आइसोसाइनाइड बनता है, या इसको कार्बाइल अमीन भी कह सकते हैं। इसीलिए इसका कार्बाइल अमीन रिएक्शन का नाम है, कार्बाइल अमीन बनता है, इसको हम कह सकते हैं प्रोपाइल कार्बाइल अमीन। तो उसकी वजह से इसकी क्योंकि बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है तो उससे पता चल जाता है प्राइमरी। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स जो होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के ही पता चल गया कि फाउल स्मेल कह रहा है, तो कार्बाइल अमीन तो इसने आइसोसाइनाइड तो लिखा ही है, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन की बात है जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन को हमें पहचानना था, क्योंकि फाउल स्मेल कह दिया तो इसका प्राइमरी अमीन बना देंगे इससे, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हालांकि ये जैसे प्राइमरी अमीन में दूसरी तरह से भी हम इसको कर सकते थे, अगर करने को तो बच्चा ऐसे भी कर सकता था सोचता। तो अब इसमें भी फॉर्मूला तो यही है, बट ये है टर्शी। हमें क्या चाहिए, प्राइमरी अमीन, तभी वो रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म से, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए उसने कहा है कि इसका कौन सा आइसोमर, तो प्राइमरी अमीन वाला आइसोमर जो होगा। सेकेंडरी वाला भी बना सकता था बच्चा, वो भी गलत हो जाता। अगर सेकेंडरी बनाता वो नहीं देगा, जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 ले ले, ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया, इधर H ले, ठीक है ना। तो ये भी गलत होता, तो प्राइमरी अमीन ही लेना है। ओके, हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आंसर तो छोटा ही है। अब इसमें इसने पूछा है राइट दी आइसोमर ऑफ दिस, तो इसका नाम लिख दो ये बना के। बट मैंने इतना आपको डिटेल इसलिए समझाया है कि अगर क्वेश्चन इसी पैटर्न से मिलता जुलता कुछ आ जाता है तो आपको अगर बेस क्लियर होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे कि प्राइमरी ही देगा, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देगा, जबकि इसके आइसोमर सेकेंडरी टर्शियरी भी बन सकते थे। तो हर क्वेश्चन में ज़्यादातर मैं एक्सप्लेन तो ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आए तो आपको कर पाओ। बट आपको पर्सनली देखा जाए एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं लिखनी है, इसका ये फॉर्मूला बना दिया, इसका नाम लिख दिया। और अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्राइमरी अमीन विल गिव कार्बाइल अमीन टेस्ट इन विच आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म विच हैज़ अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में तो खाली उसने कितना मांगा है, बस इतना ही, राइट एंड आइसोमर, खाली बात इतनी मांगी, तो वो आप लिख दोगे, 1 नंबर मिल जाएगा कि प्रोपन अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन है, वही कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन 9th और 10th देखेंगे। 9th और 10th दोनों इस बार रिड्यूस्ड कोर्स में है, इस बार कोर्स में नहीं है 2021 में, फिर भी हम लोग इनको कर लेते हैं शॉर्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती है डिप्रेशन को दूर करने के लिए होती है, वो ल्यूमिनल है, ठीक है, नाम याद करना पड़ेगा। बिथियोनल तो एंटीबायोटिक है, इसको हम लोग एंटीसेप्टिक है, सॉरी नॉट बायोटिक, एंटीसेप्टिक है, ये सोप वगैरह में नहाने के साबुन में पड़ती है। और क्लोरमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ल्यूमिनल जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च विच इज़ वाटर सॉल्युबल। स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक होता है अमाइलोज। अमाइलोज जो है ये वाटर सॉल्युबल है,
नेम द कंपोनेंट विच इज स्टार वाटर सॉल्युबल, अमाइलोज, AMYLOSE, ये वाटर सॉल्युबल है, तो आंसर आपका अमाइलोज हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन होती है। और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन ये भी स्टार्च का कंपोनेंट है, ये नॉट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये सॉल्युबल है, ये स्ट्रेट चेन होती है, इसमें ब्रांचिंग होती है। तो वाटर में सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज अमाइलोज। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस इन सॉल्यूशन। इसको जब पानी में आप डालोगे ना, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये एज इट इज़ रह जाएगा, ये नहीं टूटता है, ये CONH3(5Cl) एज इट इज़ रह जाएगा। और ये Cl जो है 2Cl अलग हो जाएगा, तो पॉजिटिव -2 हो गया तो +2, तो ये एक आयन ये हो गया और 2 आयन ये, तो आंसर होगा 3। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा वो एज इट इज़ सोल्यूशन में डालने पे वो नहीं टूटेगा, एज इट इज़ बना रहेगा, वो एक ही रहेगा। और ये 2 थे तो ये 2 Cl इधर होगा और एक ही है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएंगे इसके 3, ठीक है। आयंस प्रोड्यूस विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन, ये इस बार कोर्स में नहीं है, बैटरीज नहीं है आपकी कोर्स में, बट कर लेते हैं इसमें। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। इन लेड स्टोरेज बैटरी PbO2 इज रिड्यूस टू PbSO4 एट कैथोड, ये ठीक है। लेड इज ऑक्सीडाइज टू लेड सल्फेट एट एनोड, ये भी ठीक है। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द सेम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, दोनों इलेक्ट्रोड H2SO4 में ही लगते हैं, ये भी ठीक है। ऑल द अबव आर करेक्ट, तो आंसर विल बी D, ठीक है। तो इसके अंदर 12th वाले पार्ट में ABCD में से D इज द आंसर, ऑल द अबव आर ट्रू, ठीक है। हटाते हैं इसको, नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ ln(r) वर्सेस टाइम गिव्स, स्लोप इसकी जो है -k आती है, कैसे आती है ये समझ लेते हैं। कि हमें मालूम है इसके अंदर कि k इज इक्वल टू 1/t ln r0/r, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ इक्वेशन के हिसाब से है। अब इसको kt बन गया, kt इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ln r0 माइनस ln r, ln r मतलब नेचुरल लॉग। अब हमें जो है इसको y एक्सेस पे लेना है ln r को, ठीक है। तो इसको इधर ले आए, स्ट्रेट लाइन के लिए होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप होता है, और ये जो होता है इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी है और वो निकल के आनी चाहिए -k आएगी। तो कैसे आएगी, हम ln r को इधर लिया है, ये y हो गया, ठीक है। इसको इधर लिया है -kt हो गया, और ये ln r0 हो गया। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के अंदर इधर ln r ले लो और इधर टाइम ले लो, ठीक है। ये टाइम है, वेरिएबल टाइम है, तो स्लोप ऐसे आएगी। तो ये स्लोप इसकी कितनी हो जाएगी, -k के बराबर, ये -k आ रही है ना। और ये इंटरसेप्ट हो गया ln r0, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरसेप्ट हो गया ln r0, ठीक है। तो हमें तो आंसर केवल इतना ही देना है, ठीक है। ये सब इसका बेस एक्सप्लेन किया कि कैसे -k आ रहा है। ओके, हटाते हैं। ओके बच्चों, 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये हालांकि आउट ऑफ कोर्स है, फिर भी कर लेते हैं, इस बार कोर्स में नहीं है। द पेयर दिस एंड दिस विल शो, ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगी, ठीक है। देखिए ये इनके अंदर आयन सेम है, कोबाल्ट यहाँ भी वहाँ भी है, 4 अमोनिया यहाँ भी वहाँ भी, 2 क्लोरीन यहाँ भी वहाँ भी है, 2 ब्रोमीन यहाँ भी वहाँ भी। बट जब ये डिसोशिएट करेगा तो ब्रोमीन आयंस देगा, ये डिसोशिएट करेगा तो क्लोराइड आयंस देगा। तो इनको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो ये शो करेंगे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। पूछ रहा है किस टाइप की आयनाइजेशन, किस टाइप की आइसोमरिज्म शो करेंगे, तो हम कहेंगे इनमें से आयनाइजेशन आइसोमरिज्म ये शो करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा हेलिक्स इज द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उसके अंदर 2 तरह से स्ट्रक्चर आते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीटेड प्लीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और बीटा प्लीटेड वाले में कुछ इस तरह से होता है। तो ये प्रोटीन्स में होता है। तो प्रोटीन्स बनती किससे, पॉलीपेप्टाइड से। तो ये आंसर हो गया पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये भी हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, मैंने अब यहाँ पे आपको 15th क्वेश्चन तक करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, उसमें रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो हैं 15 तक के क्वेश्चन जो इस साल कोर्स में नहीं है उनको भी मैंने टच कर दिया है, पर जो कोर्स में हैं उनको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कराया है। ओके, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 16th ऑनवर्ड ले लेता हूँ, हटाता हूँ। ओके।